बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 402 का लेसन नंबर 5 है और इसका टाइटल है प्रॉब्लम्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। तो सबसे पहले जी इनकम स्टेटमेंट रेशोज़, ये कुछ रेशोज़ बताई गई हैं जी। ग्रॉस मार्जिन रेट, ग्रॉस मार्कअप रेट, नेट प्रॉफिट रेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड और एक्सपेंस रेशो। ये कुछ रेशोज़ हैं, इनको हम फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे, ये आ जाएंगी। ये एक एंटिटी क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट है। अभी तक तो आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए किस तरह बनती है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को सबसे पहले निकालते हैं, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ उसकी इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकल आता है। लेबर, डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को एडजस्ट कर लें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और उसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को एडजस्ट करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है। अब इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं दूसरे ज़बान में, अगर आपको सिंपल याद हो, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक चीज़ के नाम है। ये किस तरह निकलता है जी, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और इसमें से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आता है, और उसमें से जब टैक्स को माइनस किया तो नेट प्रॉफिट। और उसके बाद अब इसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, अगर उसको एडजस्ट करना है, वो किस तरह एडजस्ट करते हैं जी। अगर तो उसकी वैल्यू ओवर है तो उसको ऐड करें, अगर लेस है तो, या अंडर अप्लाइड है तो उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट क्या होता है? ये जी ग्रॉस प्रॉफिट के सेल्स के साथ जो रेशो होती है उसे जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेट कहते हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेट है, इसको क्या कहते हैं जी, ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रेशो होती है उसको जी मार्कअप रेट कहते हैं। इन दोनों रेशोज़ को कॉस्ट स्ट्रक्चर रेशोज़ भी कहते हैं। अभी ये एक जो चीज़ है ये आपको मैं समझा देता हूँ। जो सेल्स होती है ना, सेल्स वो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज़्यादा होंगी, तभी जाके आपका प्रॉफिट निकलता है। या आप इस तरह कह सकते हैं जी, जो सेल्स हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट का जो ऐड करने से सेल्स निकलती हैं। अभी ये देखें जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो सेल्स कितनी हो जाएंगी? 100%। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100% है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो उसका जो मार्कअप जो शेयर्स होगी 125% हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है जी, कभी कभी इस तरह होता है कि आपको कहते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, और आपको एक वैल्यू नहीं दी होती, आपको या सेल्स की वैल्यू नहीं दी होती या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स की वैल्यू नहीं दी होती। अभी तो मसला आ गया ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स का जो है डिफरेंस है उससे निकलती है। तो इसका एक फार्मूला है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। क्या होता है जी, आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है जी ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है, वो किसके बराबर? गिवन इन्फॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब कि आपको जो वैल्यू दी हुई है, चाहे वो सेल्स की वैल्यू है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स की वैल्यू है, वो उसको लिख लेना है और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और परसेंटेज ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, ये आपको बताया जाएगा जी। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का या सेल्स का 25% है या 35% है या 50% है, कोई ना कोई चीज़ बताई जाएगी आपको। और जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, वो आपने निकालनी है। किस तरह भी निकालनी है जी। अगर सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो जाहिर सी बात है सेल्स जो है वो 100% हो जाएंगी और ग्रॉस प्रॉफिट 25% हो जाएगा। और जो सेल्स है वो किस चीज़ को ऐड करने से होता है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करें तो सेल्स निकल आती हैं। तो अभी जब आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आना चाहिए। 100 में से 25 को माइनस करें तो 75% जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ये फार्मूला उसी के रिलेटेड है, इसलिए आपने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो है। ये नेट प्रॉफिट टू सेल्स जो रेशियो होती है इसे नेट प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होती है ये क्या होती है जी, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स टू एवरेज इन्वेंट्री जो रेशियो होती है उसे कॉस्ट ऑफ गुड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहते हैं। और एवरेज इन्वेंट्री जो होती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब 2 से डिवाइड करे तो उसे एवरेज इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। जब आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड्स को डेज़ में निकालना चाहते हैं तो जी क्या करते हैं जी, एक साल में कितने डेज़ होते हैं जी, 365। और आप उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से डिवाइड करते तो आपके पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज़ निकल आता। अगर आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन मंथ्स निकालना चाहते हैं तो फिर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर को आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से डिवाइड करेंगे। मतलब 12 डिवाइडेड बाई 12 जो होते हैं मंथ होते हैं एक साल में, और उसको आप डिवाइड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से कर दें तो आपके पास मंथ्स में निकल आएगी। उसके बाद एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस का जो सेल्स के साथ रेशो होती है उसे जी एक्सपेंस रेशो कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सेल्स की वैल्यू दी गई है, उसके बाद मार्कअप दिया गया 25% ऑफ कॉस्ट, और कैलकुलेटर में करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। इसमें 25% ऑफ कॉस्ट दी गई है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 100% है, और जो इन दोनों को मिला के जो सेल्स हो जाएगी वो 125% हो जाएगी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1, अभी इसका जो हम सॉल्यूशन है वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, सेल्स 800,000 है, मार्कअप 25% ऑफ कॉस्ट है, और कैलकुलेटर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट ये कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है जी, गिवन इंफॉर्मेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उसको डिवाइड करना है परसेंटेज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। सेल्स की वैल्यू दी गई है 800,000, उसके बाद परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ से निकालते हैं जी, ये मार्कअप हमें दिया गया। ठीक हो गया, 25%। और परसेंटेज ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि जी, गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो सेल्स है, तो ये दोनों कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट मिला के ये सेल्स जो बन जाती है वो 125% है। तो इसीलिए इसकी मैंने पर फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यूज़ ली हुई हैं। 25% को 0.25, और जो 125% है उसको 1.25 लिखा। तो इसकी जब कैलकुलेशंस की हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया जी 160,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स जो है आप इसको माइनस कर लें तब भी इसकी वैल्यू निकल सकती है। अगर आप वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करें तो वो भी सेम क्या केस क्या आंसर आएगा। ठीक है। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स को ऐड करें तो सेल्स की वैल्यू आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स की वैल्यू दी गई है और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया गया ऑफ सेल्स का। मतलब सेल्स 100% होंगी, ग्रॉस मार्जिन जो है वो 25% है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75% हो जाएंगी।
ठीक है। तो इसी तरह हम इसकी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया गया 25% ऑफ सेल्स। अभी 25% ऑफ सेल्स का क्या मतलब है कि जी सेल्स 100% है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% है, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 75% है मार्जिन में। ठीक है, मार्कअप नहीं, मार्जिन की बात हो रही है। तो इसकी भी मैंने सेम वैल्यूज पुट की और इसका आंसर है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप दिया गया 25% ऑफ कॉस्ट का। तो इसमें क्या होता है जी, मार्कअप में ग्रॉस प्रॉफिट जो 25% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स जो है वो 100% हो जाएंगी, और इन दोनों को मिला के सेल्स 125% हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये मैंने जी इसका भी आंसर निकाल दिया। तो अभी ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उन्होंने हमें सेल्स की वैल्यू, डायरेक्ट मटेरियल परचेज, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इन्वेंट्री की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, और हमें क्या निकालना है जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिनिश गुड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन मंथ्स। ठीक है, ये याद रखें, इन मंथ्स निकालना है। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की है वो भी हमें दी गई है। अब इसका सोल्यूशन देख लें। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, वहाँ से जाके हमारी जो वैल्यू है वो निकलेगी ग्रॉस प्रॉफिट की। जी मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स की वर्किंग की है जी। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल परचेज है, उसके बाद उसमें से इन्वेंट्री जो इंक्रीज़ हो रही थी, मतलब इंक्रीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो क्लोजिंग वैल्यू है वो ओपनिंग वैल्यू से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए क्लोजिंग वैल्यू को माइनस, अगर इंक्रीज़ कर रही है तो उसे हमने माइनस करना है। तो जी इंक्रीज़ कर रही है, इसको मैंने माइनस किया, उसके बाद डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट निकली, और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल आई। अभी ये डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू इन्वेंट्री की, तो इसको हमने ऐड किया, और इसमें से इंक्रीज़ की वैल्यू को हमने, फिनिश गुड्स की इंक्रीज वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अभी इनकम स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये हासिल करने के लिए ये पहले वाली वर्किंग सारी की है। सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप रेशियो जो होती है, ग्रॉस प्रॉफिट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ रेशियो होती है। तो ये जी पहला आंसर है। उसके बाद जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, मार्जिन रेशो हमेशा सेल्स के साथ होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने जब सेल्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकल आता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट को जब हम सेल्स के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशो निकल आता है। इस केस में हमें कोई फर्दर कैलकुलेशंस नहीं दी गई थी, इसीलिए जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा वही हमारा नेट प्रॉफिट भी होगा। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स की एवरेज इन्वेंट्री के साथ रेशो होती है, और एवरेज इन्वेंट्री जो होती है ये फिनिश गुड्स की जो एवरेज इन्वेंट्री है ना उसके हिसाब से सारी बातें। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल ली, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये 75,000 मतलब ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड किया तो ये 2.86 टाइम्स जो हमारे ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल आती है। उसके बाद कहा गया है जी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन मंथ्स हमने बतानी है। नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी जब हम वर्किंग कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो ये हमारा 4.19 मंथ्स निकल आता है। ठीक हो गया, ये 5वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद छठा क्वेश्चन है,
इसमें हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बतानी है। इसमें हमें उन्होंने वर्किंग इन प्रोसेस की इन्वेंट्री बताई है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बताई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बताई है, क्या कहते हैं जी, वैल्यू, और उसके बाद कैलकुलेट हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। इसको अभी हम रिवर्स ऑर्डर में ना कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को। इधर मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ऐड किया, उसमें से ओपनिंग गुड्स को माइनस किया या लेस कर लिया, फिर इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस को ऐड और लेस करेंगे। वो ये रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, तो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी। जो चीज़ें हम नॉर्मल जब हम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस कर रहे होते हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में ये बिल्कुल उलट हो जाएगा, जो चीज़ ऐड हो रही थी वो लेस हो जाएगी। तो हमारा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 200,000 निकल आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इन्वेंट्रीज दी गई हैं मटेरियल की, उसको डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 के ये सोल्यूशन है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है। ये सब को हम जब ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकल आती है। ये हमारा जी लेसन नंबर 5 था। तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट ये अपनी सीरीज़ मुकम्मल करेंगे 45 लेक्चर्स। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।